नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन जैन। बेबस, लाचार और पलायन के लिए मजबूर बुंदेलखंड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के सिटी ऑफ डैम कहे जाने वाले ललितपुर की, जहां 50% से ज़्यादा फसल सिर्फ इसलिए सूख जाती है क्योंकि यहां सिंचाई का अभाव है। आज हम आंकड़ों के जरिए ललितपुर को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ललितपुर की हकीकत क्या है। 2011 की जनगणना कहती है कि यहाँ की जनसंख्या 12,21,000 थी, जो आज 2025 में अनुमानित आंकड़ों तक पहुँचते पहुँचते 14,64,000 के करीब पहुँच गई है। यहाँ पर शिक्षा का अभाव इस क्षेत्र में कोड़ में खाज के जैसा प्रतीत होता है, जो मात्र 63% ही है। यानी हर 100 व्यक्तियों में सिर्फ 64 लोग ही पढ़ लिख पाते हैं इस जिले में, जिसमें पुरुष में 75% और महिलाओं में महज 50% और ग्रामीण इलाकों में तो ये गिरकर 60% ही रह जाती है, जबकि शहर में ये 81% है। उत्तर प्रदेश का एवरेज लिटरेसी 67% है। इसके बावजूद ललितपुर क्यों पीछे छूट जाता है, ये समझने वाली बात है। ललितपुर के स्कूलों के कुछ UDISC सूत्रों के आधार पर औसत पीपल्स टीचर अनुपात PTR के वास्तविक आंकड़ों की माने तो सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2547 विद्यार्थी पर 19 टीचर हैं, यानी लगभग 134 बच्चों पर मात्र एक टीचर है, जबकि मानकों के हिसाब से एक टीचर पर 35 बच्चे ही होने चाहिए। और स्कूलों की बदहाली इसकी गवाह है कि ललितपुर की तस्वीर मन को बेचैन करने वाली है। 416 ग्राम पंचायतों के सर्वे में 1620 बालिकाओं ने कक्षा 8 के बाद मजबूरी बस पढ़ाई छोड़ दी, और या तो वह मजदूरी करने लगी या तो उनकी शादी करा दी गई। और ये दिखाता है कि प्राथमिक शिक्षा की दहलीज पार करते करते ही बेटियों के सपनों पर ताला लग जाता है। यह महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस सामाजिक और आर्थिक बेबसी का दस्तावेज है जहां 8वीं पास करना ही शिक्षा का अंत मान लिया गया है। अब सड़कों की बात करें तो ललितपुर की सड़कें हड्डियां तोड़ने वाली है। ललितपुर में साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में हादसों में हुई 95 मौतें जिले की बिगड़ती सड़क सुरक्षा की गंभीर तस्वीर को पेश करती हैं। शहर की मुख्य 3.5 किलोमीटर की सड़क पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके बावजूद 40 दिनों में 25% काम पूरा हुआ और पूरा होने की तारीख अप्रैल 2026 तक टलती जा रही है। बरेली ललितपुर कॉरिडोर प्रस्तावित है, लेकिन NH और PWD की लाल फीताशाही में अटका हुआ है और रोजाना गड्ढों में वाहन फंसते हैं, हादसे होते हैं। और अगर बरसात आ जाए तो रूरल एरिया तो छोड़िए, आप थाना कोतवाली तक में पानी भर जाता है। वहीं बारिश के कहर से ललितपुर का GRP थाना भी नहीं बच सका। पूरा परिसर समंदर बन चुका है। थाने का हर कमरा पानी से लबालब भर गया है। और करप्शन का आलम ऐसा है कि 133 करोड़ की लागत से बनी सड़क हल्की बरसात में ही धंस जाती है। और ललितपुर में 133 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और हल्की बारिश में ही उद्घाटन से पहले टूट गई। दरअसल मेहरौनी से नाराहाट तक जाने वाली 30 किलोमीटर की सड़क के लिए सरकार की तरफ से 113 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। 2 साल में सड़क बनकर तैयार हो गई, लेकिन उद्घाटन से पहले ही जगह जगह टूटकर धंस गई। नीति आयोग की राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट ललितपुर के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रही है। इन आंकड़ों की माने तो साल 2015-16 में यहाँ गरीबी दर 36% थी। हकीकत यह है कि आज भी जिले का हर तीसरा नागरिक गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जब हम इनकी तुलना पड़ोसी जिले झांसी से करते हैं तो समझ आता है कि विकास की दौड़ में ललितपुर कितना पीछे धकेल दिया गया है। झांसी के मुकाबले ललितपुर में गरीबी का स्तर दोगुना होना यह साबित करता है कि गरीबी योजनाओं का पहिया ललितपुर की पथरीली जमीन पर आकर पंचर हो जाता है। यह सुधार की कछुआ चाल लाखों लोगों के साथ क्रूर मजाक है, जिनके पास आज भी ना ढंग का खाना है, ना इलाज है और ना ही उनके पास कोई रोजगार है। जहां दवाओं से ज्यादा दुआओं का सहारा हो, समझ लीजिए उस शहर का सरकारी अस्पताल ललितपुर का है। यहाँ 14 लाख से ज़्यादा की आबादी है
और उसके भरोसे पर खड़ा है एक जिला अस्पताल, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 25 प्राथमिक केंद्र। लेकिन इलाज क्या ये इमारतें करेंगी या फिर डॉक्टर? यहाँ डॉक्टरों की ऐसी घोर कमी है कि आंकड़े सुनकर आपको ताज्जुब होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मानक कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ललितपुर का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ 30,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। मतलब आप ऐसी लाइन में खड़े हैं जो आपके जिंदा रहते मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगी। दूसरी तरफ अस्पतालों में मशीनों के नाम पर सिर्फ धूल जमा है। CT स्कैन, कैंसर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के लोगों के लिए आज भी यह एक सपना ही है, जिसका सीधा मतलब है अगर आपको गंभीर चोट लगी है या आपको अंदरूनी बीमारी है तो ललितपुर के पास आपको देने के लिए सिर्फ रेफरल की पर्ची है और इसके अलावा कुछ नहीं। हृदय रोग हो या डेंगू का डंक हो, मरीज तड़पता रहता है। अंत में उसे एम्स की लंबी लाइन में पूरे देश की भीड़ के साथ खड़ा होना पड़ता है, जिसमें वह बदनसीब कई बार तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। रिपोर्ट के अनुसार ललितपुर में 203 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 148 प्रसव डिलीवरी की सुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक और डरावनी तस्वीर महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर है। बुंदेलखंड के इन इलाकों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले पिछले कुछ वर्षों में लगभग दोगुने हो गए हैं, लेकिन पुलिस की फाइलों में ये मामले अक्सर दबा दिए जाते हैं या रसूखदारों के दबाव में न्याय की गति कछुआ चाल से भी धीमी चलती है। अंधेरी सड़कें, पुलिस चौकियों की दूरी और प्रभावी गश्त का अभाव अपराधियों के हौसले बुलंद कर देता है। अब आप बात करते हैं ललितपुर के ग्रेनाइट की। दोस्तों, ललितपुर उत्तर प्रदेश का वो भाग है जो जमीन से सोना उगलती है। ललितपुर का ग्रेनाइट और पत्थर पूरी दुनिया में आलीशान इमारतों की शोभा बढ़ाता है। यहाँ की खदानों से करोड़ों का राजस्व सरकार की तिजोरी भरता है। ललितपुर का ग्रेनाइट खनन, पत्थर खदान और प्रोसेसिंग क्लस्टर का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इसी क्लस्टर से सितंबर 2020 से नवंबर 2021 तक का जो एक्सपोर्ट टर्नओवर था वो लगभग 112 करोड़ था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा राजस्व, लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी निर्यात से आता है, जो सीधे सीधे परोक्ष रूप से सरकारी कोष में गिरता है। भारत दुनिया के प्रमुख ग्रेनाइट उत्पादों में से एक है। यहाँ से ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता है, जहां देश की कुल खनन किए गए ग्रेनाइट का लगभग 130 मिलियन टन उत्पादन होता है और यह अमेरिका, चीन, इटली, यूके, सऊदी अरेबिया और यूएई, ओमान सहित 150 से अधिक देशों में निर्यात होता है। इसका मतलब खेल बिल्कुल सीधा है। ललितपुर की छाती को चीरकर पत्थर निकाला जाता है, उसे नीलाम किया जाता है, सरकार की तिजोरी में 600 करोड़ का भारी मुनाफा भरा जाता है। लेकिन सवाल वही है कि जब सरकार की जेब ललितपुर के पत्थरों से भरेगी तो क्या उसके मुनाफे से थोड़ा सा हिस्सा ललितपुर की टूटी सड़कों या बदहाल अस्पतालों को सुधारने में नहीं लगाया जाएगा, या फिर ललितपुर सिर्फ सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बना रहेगा और खुद भूखा सोएगा? ललितपुर की आर्थिक हकीकत किसी धोखे से कम नहीं है। 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय करीब 94,000 रुपए थी। कहने को तो यह उत्तर प्रदेश के औसत के बराबर है, लेकिन क्या राज्य के पिछड़ेपन से खुद की तुलना करना गर्व की बात है? असली आईना तो राष्ट्रीय औसत दिखाता है, जहां देश का आम नागरिक 1,15,000 रुपए से ज्यादा जमा करता है एक साल में। वहीं ललितपुर का इंसान आज भी देश की मुख्य धारा से 25% पीछे छूट रहा है। यह आंकड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस जिले की खदानें, बांधों से सरकारें अरबों राजस्व वसूलती हैं, वहां आम आदमी राष्ट्रीय स्तर पर इतना कंगाल क्यों है? क्या 94,000 की औसत आय एक छलावा नहीं है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े ठेकेदारों की कमाई शामिल है, जो गरीब मजदूर की असली मुफलिसी को छिपा देती है। अगर इससे ठेकेदार की कमाई को निकाल दें तो आम मजदूर की आय लगभग 40,000 से 60,000 के बीच सालाना ठहरती है। अगर यूपी के और जिलों से कंपेयर करें तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा
8 लाख प्रति वर्ष, लखनऊ 2 लाख प्रति वर्ष, हमीरपुर 1,46,000 प्रति वर्ष, सोनभद्र 1,44,000 प्रति वर्ष, ये लोगों की आय है। लेकिन ललितपुर में यह 40,000 से 60,000 के बीच में सिमट कर रह जाती है। यहाँ साल में 2.25 लाख लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन कर जाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट और रोजगार का आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर नहीं है? जब हम आंकड़ों को गहराई से देखते हैं तो असलियत सामने आ ही जाती है। 1452 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद उस जिले के लिए क्या मायने रखती है, जहां एक तरफा सरकार बल्क ड्रग फार्मा पार्क के नाम पर 12,000 करोड़ का निवेश करती है, 14,000 नौकरियों का सपना दिखा देती है। ललितपुर के मेहरौनी तहसील स्थित सैदपुर में 1400 एकड़ में उत्तर भारत का पहला बल्क ड्रग फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं जमीन पर आज भी युवा डिग्री को लेकर पत्थरों की खदानों में मजदूरी करने को मजबूर हैं, या दूसरी तरफ दिल्ली में छोटे से ईंटों के घर के नीचे, किसी बिल्डिंग के नीचे या किसी बनती हुई इमारत को मजदूरी कर रहे हैं। पलायन की समस्या को अगर हम एक तरफ देखें तो दूसरी समस्या और खड़ी हो जाती है, वो है ऊर्जा के मामले में समस्या। ऊर्जा के मामले में ललितपुर की दास्तां नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली है, किसी पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन अपनी 3 यूनिट के साथ 1980 मेगावाट लगभग 2 गीगावाट की बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे प्रदेश के ग्रिड को रोशन करने की ताकत रखता है। ऊपर से सरकार ने झांसी ललितपुर चित्रकूट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का हब बनाने के लिए अरबों रुपए निवेश का जाल बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट बिजली उत्पादन में नहीं बल्कि उसकी सप्लाई और स्थानीय लोगों की किस्मत में है। यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि जिस जिले की जमीन पर बिजली का इतना बड़ा कारखाना है, वहां की कोयले की राख प्रदूषण यहाँ के लोग अपनी सांसों में भर रहे हैं। कब से खेती नहीं कर पा रही हो? कम से कम 4-5 साल हो गए जब से प्लांट बने, जो तालाब बने, जब से परेशान है साहब। उसी ललितपुर के ग्रामीण इलाकों में आज वोल्टेज का उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है। ये अघोषित बिजली कटौती लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। यह वही ललितपुर है जहां पे 2 गीगावाट की बिजली बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। कोशिश करें कि ऐसे कम उपकरणों का प्रयोग करें। एसी बीच बीच में बंद करते रहें। कभी लाइट जाए तो अपने सभी स्विचेस बंद कर लें, क्योंकि दोबारा लाइट आने पे अचानक से लोड बढ़ता है और फिर ब्रेकडाउन होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन आज क्या इसका फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को, किसानों को मिल रहा है? अगर ललितपुर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो किसी के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बना सकता है। प्रशासन को चाहिए कि वह भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था बनाकर युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे काम के लिए प्रेरित करे, कम ब्याज पर उनको ऋण दे ताकि वो रोजगार के लिए काबिल बन सकें। दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों को सिर्फ सरकारी मदद की बजाय उद्यमी और सामूहिक प्रयासों की जरूरत नहीं है? क्या हमें इस पे जोर नहीं देना चाहिए? मैं भी एक छोटा सा उद्यमी हूं और यहाँ पे करीब 250-300 लोगों का परिवार चलाता हूं। अगर यही छोटी छोटी सी व्यवस्थाएं मुझे दी जाएं तो शायद मैं भी अपने नगर पथरिया में जाके अपनी फैक्ट्री लगाऊं और वहां के लोगों को रोजगार दूं। अब जिले के लोग अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे। स्थानीय प्रशासन उन प्रयासों को बुनियादी ढांचा और सुरक्षा प्रदान करेगा, तभी पलायन रुकेगा और तभी मेरे हिसाब से ये ललितपुर आत्मनिर्भर बनेगा। जैसे मैंने दिल्ली में आकर एक कंपनी स्टार्ट करी, लोगों को रोजगार दिया, ऐसे ही वहां के प्रशासन को ऐसी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी जो सुविधाएं दिल्ली में उपलब्ध हैं और लोग यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे नौकरियां लोगों के लिए पैदा कर रहे हैं। सही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम पथरिया में, दमोह में, सागर में, ललितपुर में भी लाकर दे दें तो मेरे जैसे उद्यमी वहां जाकर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और वहां फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां 300, 400 लोगों को रोजगार मिलेगा। यही एक समस्या है जो दिल्ली में उसका निवारण है, लेकिन मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में उसका निवारण नहीं है। आप किसी उद्यमी से बात ही नहीं करते हैं कि अपनी फैक्ट्री और अपना कारखाना अपने शहर में जाके खोले। अगर वो वहीं अपने शहर में कारखाना खोलेगा तो उसका जो सीधा फायदा है
उस शहर को मिलेगा, बुंदेलखंड को मिलेगा। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग ये चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ से लोग पलायन करके ना जाएं। वो चाहते हैं आपको सिर्फ एक गरीबी रेखा में रखना है, आपको पलायन के लिए मजबूर होना है। ये सब चीज़ें तभी रुकेंगी जब छोटे छोटे उद्यमी को, जैसे मुझे, ऐसा प्रोत्साहन मिलेगा कि वहाँ बिजली पानी की सुविधा दी जाए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की सुविधा दी जाए, तो शायद कुछ ना कुछ हद तक हम आगे बढ़ेंगे और हमारा बुंदेलखंड इन समस्याओं से, गरीबी की समस्याओं से, पलायन की समस्याओं से, बेरोजगारी की समस्याओं से कहीं आगे निकल पाएगा। नमस्कार।